हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको वेस्ट एशिया की जंग जो गाजा से शुरू होकर के कई मुल्कों तक फैल गई, वो तमाम खबरें मुसलसल रेफरेंसेस के साथ मैं आप तक अपडेट कर रहा हूं और इसके अलावा कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें करा रहा हूं ताकि आपको महसूस हो सके कि हकीकत क्या है। जो कुछ वेस्टर्न मीडिया और गोदी मीडिया बताता है, हकीकत उससे बहुत कुछ अलग है। आज एक बार फिर हम जनाब आफ्ताब कमाल पाशा साहब से, जिन्हें AK पाशा भी कहा जाता है, उनसे हम बात करेंगे। उन्होंने वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के गल्फ स्टडीज सेंटर के सरबराह रह चुके हैं। बहुत सी किताबें लिखी हैं इंडिया और वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट के साथ ताल्लुकात, उन मुल्कों के हालात और उस इलाके के मुल्कों में आप डिप्लोमेट के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। पाठक साहब से आज हमें कई बहुत ही अहम मौजूआत पर बात करनी है। एक तो यह कि क्या किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को कत्ल करना अब क्या नॉर्मल हो जाएगा? जिस तरह से इजराइल ने यमन के प्राइम मिनिस्टर और 5 और मिनिस्टर्स और उनके अलावा कई अफसरान को कत्ल कर दिया, क्या यह इंटरनेशनल कानून में कहीं कोई इसकी गुंजाइश है? और दुनिया आखिर क्यों खामोश है? कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही। ऐसा क्यों? क्या ये नया वर्ल्ड ऑर्डर इस तरह से चलेगा? इसके अलावा हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि गाजा में जहां इजराइल टेक ओवर की बातें कर रहा था, वहां गाजा सिटी से इजरायली फौजियों की वापसी की खबरें आ रही हैं। और वहां पिछले हफ्ते जैतून इलाके में जिस तरह से हमास के अल कस्साम ब्रिगेड ने कार्रवाई की है, वो बहुत ही गैर मामूली थी। उसमें कई इजरायली फौजी मारे गए और 4 फौजियों को उन्होंने अपने कैद में ले लिया, एक तरह से अगवा कर लिया। क्या अभी तक हमास कमजोर नहीं हो सका है, जैसा कि बताया गया है वेस्टर्न मीडिया के जरिए? और क्या SCO समिट जो चीन में हुई है, उसके बाद कुछ नए हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं? क्या रूस, चीन, ईरान और भारत खास तौर पर मोदी जी वहां गए और वहां अच्छी मुलाकातें हुई हैं, वो सब क्या हैं, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। आफ्ताब कमाल पाशा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं यमन के प्राइम मिनिस्टर के को जिस तरह से कत्ल किया गया है, उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा कि आपका पहला रिएक्शन क्या था, आप उसे कैसे देख रहे हैं? जी। देखिए, ये बहुत ही जारिहाना हमला था और इजराइल पिछले तकरीबन 2 साल से इस ताक में था कि यमनियों का लीडरशिप जो है, डिकैपिटेशन जो बोलते हैं, उस तरीके से जिस तरीके से उन्होंने हिजबुल्लाह की लीडरशिप को ख़त्म किया, शेख नसरुल्लाह और उनके टीम को, और अमेरिका ने जिस तरीके से कासिम सुलेमानी को बगदाद में और दूसरे दीगरान इराक़ के लीडरों को, मिलिट्री लीडर्स को, मिलिशिया लीडर्स को कत्ल किया, तो वही अब कारनामा अंजाम दिए हैं। बहुत कोशिश की उन्होंने, अमेरिका ने भी, बरतानिया और पूरे नाटो देश ये हूती लीडरशिप को, और ख़ास तौर पे इमाम अंसारुल्लाह के जो लीडर हैं हूती के, उनको भी कत्ल करना चाहते हैं। वो मेरे ख्याल से बच गए हो, और यही अंजाम ईरान में भी देना चाहते थे। खामनेई को टारगेट करना चाहते थे और हमारे ईरान के सदर को भी करना चाहते थे। बहुत नैरोली वो एस्केप हुए। तो ये जो है बहुत ही बड़ा मतलब स्पाइंग नेटवर्क स्प्रेड करके, जिसमें सिर्फ इजराइल ही नहीं, अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज भी शामिल हैं, और शायद उसमें इमारात और सऊदी और बहुत सारे ग्रुप भी शामिल हुए हैं इसमें। सीक्रेट इंफॉर्मेशन में कहाँ है हूती लीडरशिप छुपे हुए हैं बोल के टारगेटेड असैसिनेशन हुआ है, जो कि खिलाफ वर्जी है इंटरनेशनल लॉ की, और सॉवरेनिटी जो यमन की है उसको जो चैलेंज इजराइल ओपनली कर रहा है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी इसका कोई बहस नहीं हुई है, जिक्र नहीं हुआ है, और सेक्रेटरी जनरल ने भी कुछ खास टिप्पणी नहीं की।
तो ये जो है नियर नॉर्मल होता जा रहा है, लीडर्स को असैसिनेट करना, जो कि पहले अमेरिका भी करता था। अभी भी वेनेजुएला के लीडर को मारने की बहुत कोशिश की, और कर्नल मोअम्मर गद्दाफी को भी मारने की उन्होंने बहुत कोशिश की, जो लीबिया के लीडर थे। तो ये बहुत सारे लीडरों को निशाना बनाते हैं। भारत में भी कई लीडर मारे गए थे, जिसमें बैरूनी ताकतों का नाम लिया गया था, चाहे वो इंदिरा गांधी हो या राहुल, ये संजय गांधी या राजीव गांधी की हत्या या दूसरे वगैरह। तो ये जो है पहले सीक्रेट एजेंसीज करते थे, तो अब इजराइल को इतनी हिम्मत हो गई है अमेरिका के बलबूते पे, जो है ये लीडरों को हत्या करना अब नॉर्मल हो जा रहा है। जो भी उनकी बात नहीं सुनते या उनको डैमेज करना चाहते हैं, तो ये सीधा लीडरशिप को ख़त्म करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इससे कुछ खास असर नहीं होगा, जैसा हिजबुल्लाह के ऊपर कुछ खास असर नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी शेख नसरुल्लाह की पॉलिसी ही वो अपना रहे हैं, और वहाँ लोग भी उनकी पॉपुलैरिटी को अगर देखते हैं तो सपोर्ट करते हैं। तो उसी तरह जो है ये 4-5 लीडर की हत्या करने से हुती मूवमेंट ख़त्म नहीं हो जाएगा, या उनकी इजराइल को बमबारी करना रॉकेटों से, मिसाइल से, या रेड सी में शिप्स को कि वो उनका मुआयना करना बंद कर देंगे, बल्कि ऐसी कुछ बात नहीं होगी। हाँ, कुछ असर ज़रूर होता है इमीडिएटली, लेकिन जैसा ईरान में उन्होंने न्यूक्लियर साइंटिस्ट को और मिलिट्री लीडर्स को ख़त्म किया, 2-3 दिन तक शॉक में थे ईरानियन लीडरशिप, बट रिकवर हो गए वो, और इजराइल पे मुंह तोड़ जवाब दिए, बमबारी करके हिला के रख दिया इजराइल को। तो इसी तरह ये अब हुतियों को मामला जो है और बिगड़ जाएगा, और उनको गुस्सा में, आक्रोश में आके और ज़्यादा बमबारी करेंगे और कड़ी नज़र रखेंगे जहाज़ जो भी जाते हैं। तो इससे मामला जो है इजराइल समझता है कि वो विक्टोरियस हो गया है, उनकी जीत हो गई है। लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन है और उनकी इनेबिलिटी है कि वो कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं। 2 साल से भी जो प्रयास उनका हो रहा है हुतियों को ख़त्म करने की, वो नहीं हो रहा है, और उनकी मिलिट्री पे, इकोनॉमी पे काफ़ी गंभीर असर हो रहा है। इलाद पोर्ट तो ख़त्म हो गया, हाइफा में भी जहाज़ आना जाना बंद हो गए हैं। अब तो जो है, जो थर्ड पार्टी को भी जाते हैं उनकी भी तलाश ली जा रही है, जो कि 3-4 समंदर की बंदरगाहों को जाके अल्टीमेटली या बीच में भी हाइफा को जाते हैं, उस पर भी नज़र रखी जा रही। तो इजराइल को बहुत परेशानी हो रही है हुतियों से। माल के जहाज़ जो जाते हैं, चाहे वो हथियार हो या इंपोर्ट्स हो या एक्सपोर्ट्स हो, नाकाबंदी करे जैसा हो रहा है, जो कि 73 में मिस्र और सऊदी अरब और सूडान मिलके करे थे। उसको तोड़ने के लिए जो है ईरान मिस्र के सदात को मजबूर करके कैंप डेविड कराना पड़ा। उसके बाद समझते थे कि ये मामला ख़त्म हो गया। उसके बाद इमारात को भी मदद लेके जो है यमन की यूनिटी को तोड़ दिए वो, और सूडान से भी वहाँ जंग करा रहे हैं। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी जो है इजराइल को लगातार धक्के पहुँच रहे हैं, और उसके मालबाज जहाज़ अभी भी रेड सी से नहीं जा सकते, जो कि अफ्रीकन मार्केट में उनका काफ़ी एक्सपोर्ट होता था। जी जी पाशा साहब, जब ये हमला हुआ, यमन के लीडर्स को कत्ल किया गया, तो यमन के एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कमेंटेटर हैं, हुसैन अल बुखैती, उनको मैंने सुना, उन्होंने कहा कि अब यमन उन मुल्कों के बंदरगाहों तक भी जो जहाज जा रहे हैं, जिनको यूएई और सऊदी अरब के रास्ते से, जमीनी रास्ते से इजराइल को मदद की जा रही है, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है। ये बात उन्होंने कही है। अच्छा, मैं एक चीज अब दूसरी समझना चाह रहा हूं कि क्या अगर इसको नॉर्मल समझा जाए कि किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को कत्ल किया जा सकता है, अगर जवाबी कार्रवाई के तौर पर ट्रंप या नेतन्याहू, मिसाल दे रहा हूं मैं, एक प्रिज्यूम कर रहा हूं, अगर उनके खिलाफ कोई हमला होगा, क्या दुनिया इसी तरह से खामोश रहेगी? कि मुझे याद है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए हुए हैं, जिसमें कहा कि अगर मुझे कोई नुकसान हुआ तो ईरान को तबाह कर देना,
ईरान जो है वो जिम्मेदार होगा। क्या उस तरफ हम एस्केलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं क्या? जी, देखिए ये डबल पॉलिसी है अमेरिका और इजराइल और वेस्टर्न कंट्रीज की, कि उनके लीडरों को और उनके बाशिंदों को कुछ हानि नहीं पहुंचाना, लेकिन वो जो है बर्बादी और डिस्ट्रक्शन जैसा वो कर रहे हैं यमन में और ईरान में या गाजा में या लेबनान में या शाम में या कहीं भी, अफगानिस्तान में तो कर दिया, इराक में तो बर्बाद कर दिए। तो वो कुछ भी मनमानी कर सकते हैं और मजबूर कर सकते हैं, और यहाँ के लोग सहते आ रहे हैं, सब्र से काम लेते रहे। लेकिन जैसा 9/11 हुआ टावर्स पे अमेरिका के, उसके बाद आप देखें कि अफगानिस्तान पे हमला कर दिया और 20 साल तक वहाँ लोग मरते रहे, खूनखार जंग होती रही और नरसंहार होता रहा है। इराक में भी उन्होंने दोषी ठहराया कि सद्दाम हुसैन जो अलकायदा को सपोर्ट करते हैं और न्यूक्लियर और केमिकल वेपन्स WMD रखना चाहते हैं, तो ये बहाना बना के ये करते हैं। लेकिन अगर छोटा मुल्क या छोटा ऑर्गेनाइजेशन जैसा हमास या हिजबुल्लाह या हूती अटैक करते हैं, मान लीजिए आप जो बता रहे थे नेतन्याहू या डोनाल्ड ट्रंप के पर हमला होता है, तो अमेरिका मेरे ख्याल से वो न्यूक्लियर हथियार भी ईरान पे डालने के लिए आगे पीछे नहीं होगा। तो यही इजराइल भी करेगा, इधर यमन को बर्बाद कर देगा न्यूक्लियर वेपन डाल के, तो इससे मामला और बिगड़ेगा। हालांकि वो पूरी कोशिश करते हैं अपने लीडरों को महफूज रखने की अंडरग्राउंड बंकर्स में वगैरह वगैरह। अब अगर ये हमला हो गया जिसमें नेतन्याहू या उनके टीम के डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर कोई भी होते हैं, तो ये बहुत गंभीर मामला हो गया। बल्कि यमन पे जो है कारपेट बॉम्बिंग या न्यूक्लियर वेपन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि ये करके देखेंगे ये अरब और इस्लामिक दुनिया कैसे रिएक्ट करेगी। क्या पाकिस्तान कुछ आगे बढ़ेगा अपने न्यूक्लियर इशू को लेके, सपोर्ट करेगा किसी देश को, या टर्की कुछ कर पाएगा, या कुछ और मुल्क जो की मेंबर्स हैं OIC के, मिस्र भी क्या कैंप डेविड एग्रीमेंट को मुनक़ता करेगा। तो ये सब टेस्ट करना चाहते हैं कि लिमिट कहाँ तक वो जा सकते हैं और किस हद तक ये रिएक्ट कर सकते हैं। बोल धीरे धीरे जो है ये टेम्परेचर या बारोमीटर से टेस्ट कर रहे हैं कि ये जो पब्लिक ओपिनियन है अरब स्टेट्स में, मुस्लिम कंट्रीज में, वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन में, किस हद तक हमारे जारिहाना हमले को बर्दाश्त करेंगे, हम किस हद तक जा सकते हैं। यह रूस, यूक्रेन और गाजा जो है ये टेस्टिंग ग्राउंड हो गया है उनके वेपन्स के लिए और वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन के लिए। वो कहाँ तक इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन कर सकते हैं, कहाँ तक यूनाइटेड नेशंस से बच सकते हैं, बल्कि वो टेस्ट कर रहे हैं। और अगर आप जैसा बताया नेतन्याहू पे हमला हो जाता है तो ज़रूर हूती मिसाइल का अगर होता है तो कुछ बहुत गंभीर रिस्पॉन्स इजराइल की तरफ से आएगा और अमेरिका भी उसको सपोर्ट करेगा वो। जी अच्छा, आपने कहा गाजा जो है वो एक तरह से टेस्टिंग ग्राउंड बन रहा है, लेकिन दूसरे लोगों की तरफ भी नजर डालिए। हमास के लिए भी वो भी गाजा को टेस्टिंग ग्राउंड के तौर पर ही इजरायली फौजियों को मात देने का सिलसिला जारी रखे हुए। अभी चंद दिन पहले जैतून इलाके में जो गाजा में हुआ, वो वहां के बाद में गाजा सिटी से इजरायली फौजें वापस जाना शुरू हो गई। और मैं अभी आपसे बात करने से पहले अब्दुल बारी अतवान जो रॉयल यौम के लंदन में एडिटर हैं और गाजा में पैदा हुए सबसे सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो फिलिस्तीनी हैं, उन्होंने ये कहा कि ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है और इसमें इन्होंने आने वाले 2-3 महीनों में वो तय होगा कि ये किस नतीजे पे पहुंचेगा। और एक तरह से हमास ने इजराइल के 4 फौजियों को कैदी बना करके ये पैगाम दे दिया कि नेतन्याहू और ट्रंप की तमाम ताकत उनके सामने फेल है। क्या आप दूसरी तरफ बैलेंस ऑफ पावर नजर क्या लगता है आप? जी, ये पूरी दुनिया का फोकस जो है ये यूक्रेन पे है, या तो हूती पे है, या तो SCO कॉन्फ्रेंस, टैरिफ वगैरह लेके। लेकिन जो जंग गाजा में जारी है, चूंकि वहाँ फॉरेन करेस्पॉन्डेंट्स को इजराइल अलाउ नहीं करता,
तो वहाँ की खबर जो है पूरी दुनिया के प्रेस से गायब हो गई है वर्चुअली। लेकिन जो आपने जिक्र जो किया, बहुत भयानक जंग हो रही है वहाँ, क्योंकि इसराइल नहीं चाहता कि दुनिया को पता चले कि इसके कितने फौजी खत्म हुए हैं, लापता हुए हैं, कितने बंधक लिए हैं। जो आप अल जैतून का जो एरिया जिक्र किया, उसके साथ मिला हुआ है अल साबरा भी है, गाजा सिटी का जो मिला हुआ है। तो वहाँ जो है इजरायली फौज भेजी गई थी, और वहाँ ये अल खसाम ब्रिगेड और कुद्स ब्रिगेड दोनों ने जो है लगातार छोटी छोटी गलियों में और जो भी बम उनके रखे हुए थे ब्लास्ट से जो है, नाइट गॉगल्स कैपेबिलिटीज जो हमास के पास है उससे दूर तक इजरायली फौजी को या टैंक को या बख्तर बंद गाड़ियों को देख सकते हैं। तो ये तीनों इलाकों में जो है बहुत भयानक जंग हुई, और जिससे काफ़ी नुकसान हुआ इजराइल को। और कम से कम हमास का दावा है कि 55 बख्तरबंद गाड़ियां और दूसरे मिलिट्री व्हीकल्स उन्होंने बर्बाद किया वहाँ, जो कि बहुत बड़ी तादाद होती है इजराइल आर्मी की। और इसके अलावा जो है ये ब्रिगेड जो है इजराइल की किफर ब्रिगेड बोल के वहाँ भेजी गई थी, ये एलिट ब्रिगेड है, तो उसको काफ़ी नुकसान हुआ। और जैसा गोलानी ब्रिगेड पहले भेजते थे एलिट ब्रिगेड, उसको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, उसको विड्रॉ करना पड़ा। तो ये दूसरी ब्रिगेड तैयार की गई थी किफर ब्रिगेड बोल के, तो उसको भी जो है नुकसान पहुंचा। और जो इजराइल के आर्मर्ड पर्सनल कैरियर हैं ईतान बोल के, तो उसको हमास ने अपने मिसाइल्स कॉर्नेट बोल के उनके पास है, बहुत तेज़ी से निशाना इजराइल के आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स को, और मरकावा टैंक्स जो हैं उस पर भी निशाना बनाए हुए हैं। तो ये बहुत ही कीमती इजरायली टैंक हैं जो वहाँ मार गिराए गए हैं। ये कॉर्नेट गाइडेड मिसाइल्स है, जो कि बहुत 99% उसकी एक्यूरेसी है, और इजरायलियों को पता ही नहीं चलता ये गाइडेड मिसाइल शोल्डर फायर्ड होते हैं। और ये मिसाइल्स जो है मिस्री भी इस्तेमाल कर रहे थे 73 जंग में इजराइल के खिलाफ बारलेव लाइन पे। तो ये मरकावा टैंक्स भी जो है डिस्ट्रॉय करे गए हैं, और उनके साथ साथ अल यासीन बोल के रॉकेट्स भी हैं, शेल्स भी हैं, जो कि बहुत पावरफुल हैं, और लैंड माइंस भी उन्होंने इस्तेमाल किया। तो ये कॉर्नेट गाइडेड मिसाइल्स और अल यासीन 105 नंबर के शेल्स, ये भी जबालिया कैंप के आसपास में उन्होंने इस्तेमाल किया। और ये इनकी ब्रिगेड जो है अल खसाम और कुद्स ब्रिगेड खान यूनिस तक उन्होंने इजरायली फौज को खींच के ट्रैप करके ले गए वहाँ तक। तो काफ़ी लंबा अरसा है वहाँ से अल जैतून से ये खान यूनिस तक। तो ये जो है स्प्रेड हुआ अल नुसरत कैंप से, जो कि इजरायली ड्रोन्स और हवाई जहाज लगातार बमबारी करते रहे, लेकिन उसमें कुछ खास नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ के बिल्डिंगें सब तबाह कर दिए गए थे। तो ये कुछ टनल्स जो है अंदर छुप के वहीं से ये हमास के फाइटर्स अल कस्साम और अल कुद्स ब्रिगेड के आते हैं, और उनके पास हथियार मशीन गन के अलावा जो कॉर्नेट मिसाइल है और अल यासीन शेल्स जो हैं उससे लेके, ये छोटे हैं लेकिन बहुत इफेक्टिव हैं। तो इनके जरिए जो है ये कफर ब्रिगेड, इजराइल के एलिट ब्रिगेड जो है, इनको काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। और मैं ये भी पढ़ा कि ये जो इजराइल की हनीबाल डायरेक्टिव है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर उनको ख़तरा लगता है कि ये हमास उनके फौजियों को जो ज़ख्मी हुए हैं बंधक बना लेंगे या कैप्चर कर लेंगे बल्कि, तो उनको भी 8-10 मार दिए बोलते हैं। इजरायली फौज ही मार दी ताकि ये हमास वाले इनको कब्जा करके बंधकों की तरह टनल्स में ना ले जाए बोल के। लेकिन सबसे बड़ी बात चौंकाने वाली ये है कि साबिक इजरायली आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ मोशे यालान
उन्होंने चौंकाने वाली बात कही कि ये मार्च इस साल तक जो है 15,000 इजरायली फौजी या तो मारे गए हैं या तो गंभीर तरीके से घायल हुए हैं, जो कि दोबारा जंग नहीं लड़ सकते और उनकी नॉर्मल जिंदगी बसर नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी तादाद है। 15,000 जो है बहुत बड़ी होती है छोटी फौज के लिए। तो ये ऑफिशियली वो बता रहे हैं, मुशे यालान बोल के, ये इजराइल के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल का कितना नुकसान हो रहा है ह्यूमन रिसोर्सेस में, फाइनेंशियल और मिलिट्री के अलावा। तो इतने बड़े पैमाने पे जो उनका फौजी मारा जा रहा है या जख्मी हो रहा है। अब 60,000 से ज्यादा रिजर्विस्ट भेजे हैं गाजा में, और कई हजार, जैसा कि आप जानते हैं, वहां जाने से मना कर दिए वो। और हर सैटरडे संडे जो है डेमोन्स्ट्रेशन में वो भी शामिल होते हैं रिजर्विस्ट कि हम जाना नहीं चाहते हैं, कैप्टिव्स को रिलीज कराइए या जंग खत्म करिए, सीज फायर कराइए बोल के। जी तो पाशा साहब आपने बताया कि कई मोर्चों पर, कई इलाकों में एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, ये जो हमास और जिहाद इस्लामी की जो आर्म्ड विंग है, वो हर जगह इजराइल के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं। और जैसा कि आपने मोशे यालान का बयान का जिक्र किया, मौजूदा जो फौज के सरबराह हैं ज़मीर, वो जंग लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो कैबिनेट में बैठ करके कहते हैं कि साहब हम जंग नहीं लड़ सकते। ऐसी हालत में एक यूनाइटेड किंगडम यूके के एक फॉर्मर पार्लियामेंटेरियन है जॉर्ज गैलोवे, उन्होंने पिछले दिनों कहा कि इजराइल ने गाजा को हिरोशिमा बना दिया और वहां मलबे से जिस मजबूती से फिलिस्तीनी लड़ सकते हैं, उनका मुकाबला अब इजराइल नहीं कर सकता। यानी वो बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि मलबे के अंदर से वो फिलिस्तीनी ही लड़ सकते हैं, ये इजरायली फौजी नहीं लड़ सकते। फौजी लड़ने के लिए, जाने के लिए तैयार भी नहीं है। लोग मुल्क छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं। बहुत से रिजर्विस्ट ने आने से इनकार कर दिया। ऐसी हालत में कहां से वो ताकत मिलती है जो नेतन्याहू कहते हैं जंग जारी रखेंगे? क्या ये सिर्फ एक बयानबाजी की हद तक है? क्या हकीकत में कहीं से क्या अमेरिकी फौजी आ जाएंगे? जॉर्ज गेलोवे ने यह भी कहा कि हो सकता है अमेरिका से वो फौजी मांग ले और अमेरिका से जो माँ बाप को कहा कि आपके बेटे बेटियां हो सकता है गाजा में जंग लड़ने के लिए जाएं, होशियार रहें और बचें उससे। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी वो ताकत है जिस पर ये नेतन्याहू जंग जारी रखने की बात कहते हैं? जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमास के फाइटर जो है वो बर्बादी के लिए या जंग लड़ने के जरिए नहीं लड़ रहे हैं। वो अपनी जमीन को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, और उनके घर जो भी बचे हुए हैं, ये जो इजराइल नरसंहार कर रहा है ऑक्यूपेशन के जरिए, उससे बचने के लिए ये जो है जी तोड़ जवाब दे रहे हैं। उनका हौसला बहुत बुलंद है, क्योंकि वो देखें अपने आंखों से अपने बीवियां, अपने बच्चे, अपने माँ बाप कत्ल कर दिए गए थे बमबारी करके, और उनको जनाजे की नमाज भी पढ़ाने का मौका नहीं मिला, और इतने गंभीर तरीके से बीमार हैं और ज़ख्मी हैं और उनका इलाज नहीं हो रहा है, और बहुत बुरी हालत है। वहाँ खाने पीने की किल्लत है, और जिस तरीके से खाने के लिए कतार में खड़े रहते हैं बच्चे, उनको भी, निर्दोष बच्चों को मार दिया जा रहा है। तो ये हमास का फाइटिंग स्पिरिट जो है इजराइल कभी भी समझ नहीं पाया पिछले 50-60 सालों से, जब से भी फ़लस्तीनी, चाहे वो PLO के फाइटर्स हो, फिदाइन हो, या हमास हो या हिजबुल्लाह हो, ये उनके समझ में ही नहीं आता कि ये किस भरोसे पे, किस ताकत पे ये लड़ रहे हैं बोल के। तो यही जो है मिस्टेक इजराइल भी कर रहे हैं कि हम बमबारी करके, ड्रोन्स भेज के, फौज भेज के कब्जा कर लेंगे। लेकिन ये जो है पूरा गाजा इजराइल के लिए चप्पा चप्पा जो लड़ रहे हैं हमास के फाइटर्स, ये पूरा जो है कब्रस्तान बन जाएगा। ये तो तहस नहस कर दिए, वहाँ हजारों की तादाद में मलबे में अभी भी हैं,
लेकिन इजरायली फौज भी जो है वहाँ बड़ी शिकस्त के लिए भारी ह्यूमन रिसोर्सेस के लॉस के लिए आगे बढ़ते जा रही है। और जो चीफ ऑफ स्टाफ उन्होंने बयान दिया है जिसका जिक्र प्रेस में लीक हुआ है वो सही है, लेकिन नेतन्याहू अड़े हुए हैं अपने मिनिस्टर्स के दबाव में आके कि हमास को ख़त्म करना है, बंदूकों को रिलीज़ कराना है, जो कि हमास बार बार कहते हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन से जो भी कुछ बच्चे हैं 20-25 उनकी भी हत्या हो सकती है। 2 को अभी उन्होंने शब्द निकाले हैं। तो ये जो है हमास के मोराल के ऊपर है, वो उनका अकीदा है कि वो अल्लाह के ऊपर भरोसा करके जंग जारी रखे हैं अपनी ज़मीन को, अपने मज़हब को, अपने लोगों को, अपने घरों को, अपने कल्चर को बचाने के लिए। तो इज़राइल जो है ये सिर्फ बर्बादी करके पूरा गाज़ा अपने कंट्रोल में लाना चाहता है। इस लिहाज से जो है दोनों के नज़रिए जो है अलग अलग हैं और अल्टीमेटली फ़लस्तीनियों का जो नज़रिया है वही प्रिवेल होगा, क्योंकि वो सही रास्ते पे हैं और वो मान के चलते हैं कि जैसा ईरान मान के चलता है कि वो खुदा के ऊपर भरोसे के ऊपर लड़ रहे हैं, और ये अरब लीडर जो है वाइट हाउस और अमेरिका के भरोसे के ऊपर जीते रहते हैं। तो ये जो है गिदड़ की जिंदगी। मैं उसी पर आने वाला था। क्या आपको फिर से इजराइल और ईरान की जंग होने की पॉसिबिलिटी लग रही है, जिसके बारे में बार बार ईरान के जिम्मेदारों ने कहा कि जंग सिर्फ रुकी हुई है, जंगबंदी कागजों पर नहीं है और ये जंग फिर से कभी भी शुरू हो सकती है। अगर इजराइल ने फिर से हमला किया तो ये आखिरी जंग होगी, फिर बार बार जंगें लड़ने की जरूरत नहीं रहेगी। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये जंग होगी फिर से? देखिए, इजराइल नेतन्याहू ये समझ रहा है कि मैं ईरान के ऊपर बमबारी करके उन्हें बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली, लेकिन पूरी जीत नहीं हुई है। उनका निशाना न्यूक्लियर साइट्स था, अमेरिका का भी उसमें शामिल होना उसी नज़रिए से था, लेकिन असल मुद्दा जो है रजीम चेंज का था, तख्ता पलटना था। ये मुल्लाओं की आयतुल्लाह की हुकूमत को जो है जड़ से उखाड़ फेंकने का उनका इरादा था, जो कि नाकामयाब रहे उसमें। तो दोबारा इसकी साजिश कर रहे हैं अंदरूनी स्पाइस को इकट्ठा करके दोबारा, और शायद पाकिस्तान का भी इसमें कुछ मदद मिलने की उम्मीद है। आसिम मुनीर को वहाँ बुला के बातचीत करना, खुफिया तौर पे जो 3 घंटे उन्होंने बात की ट्रंप ने, तो ये भी हो सकता है मामला। और ये जो आर्मीनिया और अजरबैजान को ट्रंप पीस कॉरिडोर बोल के जो बनाए हैं, तो वहाँ भी इजरायली और अमेरिका बहुत एक्टिव हैं, और इराक भी छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं। सीरिया को भी वहाँ से फौज बार बार हटाने की बात करते हैं, वो भी हटाना नहीं चाहते। तो ये जो है पिंसर मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ से, आर्मीनिया अजरबैजान की तरफ से, और खाड़ी के बंदरगाहों में जो हम बहरीन में हैं, कुवैत में हैं, कतार में हैं, दूसरे इलाकों में जो अमेरिका के फौज है जो वहाँ अम्यूनिशन स्टोर कर रहे हैं, वहाँ से सब मिलके अमेरिका और इजराइल मिलके ये रजीम चेंज की प्लानिंग कर रहे हैं धीरे धीरे। और ये दबाव जो यूरोपियन यूनियन से आ रहा है, स्नैपबैक सैंक्शंस न्यूक्लियर इशू को लेके, ये सब बहाना है कि आपने IAEA को अलाउ नहीं किया और एनरिच्ड यूरेनियम क्या हुआ उसके बारे में नहीं बता रहे हैं बोल के, ये सब बहाना है। लेकिन अंदरूनी तैयारी चल रही है, जैसा ईरान भी तैयारी कर रहा है कैसा आगे इन दोनों का मुंहतोड़ जवाब देना है। और जो एयर डिफेंस का उन्होंने न्यूट्रलाइज किया था इनिशियल 3-4 दिन में, उसको उस खामियों को कैसा पूरा करके चौकन्ना रहना है, वो भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल ये मेरे समझ में नहीं आ रहा, या मैं बिलीव नहीं करता कि जंग अभी होने वाली है, क्योंकि यूक्रेन का मामला काफ़ी गंभीर है। जिस तरीके से रूस बमबारी कर रहा है वहाँ पूरे शहरों पे यूक्रेन के, तो अब जो है जो डिफरेंसेस यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के बीच में है वो ओपनली आ रहे हैं। ट्रंप चाहता है कि पुतिन के साथ दोस्ती करे, हालांकि यूरोपियन यूनियन ये नहीं चाहते है
लेकिन इससे जो है चीन के खिलाफ भी डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं। भारत पे 50% टैरिफ लगा दिए, चीन पे और 3 महीने का पॉज कर रहे हैं बोल के। तो ये पूरा असेस कर रहे हैं सिचुएशन कि भारत किस तरफ मुड़ेगा, चीन की तरफ या रूस की तरफ या ब्रिक्स की तरफ, या दोबारा हम दबाव में जो हम दबाव डाल रहे हैं वो अमेरिका की तरफ मुड़ के आएगा बोल के अभी ये कश्मकश जारी है। मुझे नहीं लगता कि अभी ईरान पे हमला होगा, कोई बड़ा हमला इजराइल या अमेरिका या दोनों मिलके। अच्छा पाशा जी साहब, जो अभी समिट हुई है, एससीओ समिट चीन में, इस समिट के दौरान ईरान के प्रेसिडेंट भी वहां पहुंचे, भारत के मोदी जी भी पहुंचे, चीन तो जाहिर है चीन वहां था ही, और रूस, ये सारे मुल्क इकट्ठे हुए, और कुछ ऐसा लगा कि शायद ट्रंप की धमकियों का जवाब ये कुछ सोच रहे हैं। इस दरमियान आयतुल्लाह खामेनेई का एक बयान आया है आज ही जो मैंने पढ़ा, वो ये कि ईरान और चीन मिलकर के दुनिया के बैलेंस ऑफ पावर को, दुनिया के सिस्टम को बदल सकते हैं। इसमें आपको क्या लगता है, ये आयतुल्लाह खामेनेई के जहन में वो क्या चीज है जिसमें उन्होंने रूस का नाम नहीं लिया, हालांकि दुनिया भर में रूस, चीन और ईरान का जिक्र हो रहा है। आप क्या समझते हैं? देखिए, जिस गहराई से ताल्लुकात बढ़ रहे हैं ईरान और चीन के पिछले कई सालों से, जो 25 साल का कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है, उस तरीके से जो है ईरान और रूस के ताल्लुकात नहीं हैं। जो कोऑपरेशन ईरान और चीन के बीच में है वो काफ़ी सेक्टर्स में फैला हुआ है, और रूस जो है अभी भी इजराइल से काफ़ी अच्छे ताल्लुकात रखता है, और अमेरिका से वो ताल्लुकात बहाल करने के लिए वो ईरान को 100% सपोर्ट करना नहीं चाहता है, ताकि अमेरिका ये ना समझ ले कि रूस 100% ईरान के हक में है जैसा चीन कर रहा है। तो इस लिहाज से जो है कुछ दूरी है ईरान और रूस के बीच में। हालांकि एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन जिस तरीके से ईरान उम्मीद करता था कि जो आला तरीन हथियार उनको चाहिए रूस से, वो अभी तक नहीं दिए हैं, चाहे वो S-400, 500 हो, या फाइटर बॉम्बर्स हों, या दूसरे कई हथियार हैं जो ईरान चाहता था हथियार लेने के लिए। तो जो है ये खामनेई का जो है इनडायरेक्टली मैसेज है मॉस्को के लिए कि आप जो है हिचक रहे हैं हमें सपोर्ट करने में, आप 100% हमारे कॉज को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जिस तरह से चीन कर रहा है। तो वो जाहिर है कि वो चीन की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि चीन जो है कोई लगाम नहीं दिया है, उनकी दोस्ती ईरान से बढ़ती जा रही है, जैसा ऑल वेदर फ्रेंडशिप पाकिस्तान के साथ है। तो ये इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, लेकिन काफ़ी गहरी दोस्ती है, और 90% जो तेल ईरान का चीन को जाता है वो बहुत बड़ा रकम होता है। तो वो जो भी चीन से हासिल करना चाहता है ये तेल के जरिए हासिल करना चाहते हैं। तो इकोनॉमिक सपोर्ट जो है चाइना का बहुत मजबूत है, जो कि ईरान जो है ज़्यादा, रूस खुद एक्सपोर्टर है ऑयल एंड गैस का, तो जो भी सोवियत यूनियन से ख़रीदना चाहते हैं तो चाइनीज़ करेंसी से ख़रीदते हैं वो। तो इस लिहाज से जो है ट्रेड भी बहुत बड़ी मिकदार में नहीं है रूस और ईरान की, और ये इजराइल फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है ईरान और रूस के ताल्लुकात में, जो रूस अमेरिका को भी नाराज़ नहीं करना चाहता है, यहूदी लॉबी को भी नाराज़ नहीं करना चाहता है यूक्रेन के वार की वजह से। तो ये ट्रायंगुलर रिलेशनशिप है जिससे रूस 100% ईरान के हक में अभी तक नहीं भर के जी नहीं जी, ये बहुत ही बारीकी से आपने बात बताई। हमारे देखने वाले अक्सर ये सवाल करते हैं कि आखिर रूस क्यों नहीं हथियार दे रहा। आपने जो बात बताई और जो बात आयतुल्लाह खामेनेई ने इशारे में कही वो बहुत ही अहम थी। अच्छा, बिल्कुल हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया है। क्या मोदी जी जिस गर्मजोशी से चीन के इस एससीओ मीटिंग में गए, क्या वाकई भारत अमेरिका से दूर होकर के चीन और रूस के पाले में पूरी तरह से जाता हुआ नजर आ रहा है, या अभी
ये इसे धमकी या सिर्फ इशारा या आहिस्ता से दूसरी तरफ से ये भी कहना कि देखिए हम उधर चले जाएंगे? आपको क्या लगता है कितनी तब्दीली रियल है, कितनी बनावटी है? मेरे ख्याल से 2/3 बनावटी है और 25% असल है। क्योंकि मोदी जो है, आप उनका दिल खोज के गहराई में जाएं तो वो अभी भी वो डियर फ्रेंड ट्रम्प ही बोलेंगे। वो चाहे कितना भी तमाचे मारे अमेरिका, चाहे हथकड़ी में डाल के भारतीयों को भेजे या ऑपरेशन सिंदूर को वो नकारते रहे कि मैंने सीज फायर करवाया और रूस से तेल मत लीजिए बोल के धमकी डाली है और 50% जो टैरिफ डाले हैं, ये सब सहते आ रहे हैं। और फिर भी मेरे ख्याल से उम्मीद है प्रधानमंत्री को कि हमारी दोस्ती बहाल हो जाएगी, इसीलिए वो रेसिप्रोकल टैरिफ अभी अमेरिका पे थोपे नहीं है 8 बिलियन की, और मिलिट्री एक्सरसाइजेस बाकायदा चल रहे हैं और ट्रेड एग्रीमेंट की भी उम्मीद है। और ये भी इशारा दिए हैं कि रूस से तेल गुजदार कम करेंगे और टैरिफ 150 से घटा के 0 भी कर सकते हैं कुछ प्रोडक्ट पे। हाँ, कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स और जीएम प्रोडक्ट्स पे अड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ के फार्मर्स जो है बगावत करेंगे, सड़कों पे आ जाएंगे पिछली बार की तरह, और ये खतरा होगा इस हुकूमत को बोल के। तो कुछ चीज़ों पे हैं, लेकिन अमेरिका भी ये नहीं चाहता कि उनके दबाव में जो है भारत कंप्लीटली चीन और ब्रिक्स और रूस के तरफ झुकावा हो जाए और उनका नुकसान होगा। तो ये सब डराना धमकाना अमेरिका की तरफ सिर्फ कुछ हद तक है। वो भी रेड लाइंस क्रॉस करना नहीं चाहता है। भारत भी उम्मीद लेके बैठा हुआ है कि अभी भी जो है दोस्ती बहाल हो सकती है, क्योंकि अमेरिका ही जो है पाकिस्तान को कंट्रोल कर सकता है आतंक से। और अब हमारे दोस्ती अमेरिका से बिगड़ जाती है, सदमर्जी आती है, तो जो है जो 50s 60s 70s में होता था प्रॉब्लम्स, जंग और आतंक, कश्मीर में गड़बड़ी वगैरह सब, वो दोबारा भारत रिपीट होना नहीं चाहता है, जिसके जरिए अमेरिका के ताल्लुकात बहुत ज़रूरी है और मेरे ख्याल से मुनासिब भी होना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब कमाल पाशा साहब। वाकई इंटरनेशनल सियासत को समझना अपने आप में बहुत ही मुश्किल है। जिस तरीके से आपने आसान जबान में मोदी जी के दिल की हालत बताई, ट्रंप के अंदर अंदर क्या कुछ चल रहा है वो भी आपने बताया, और किस तरह से ईरान के लीडर आयतुल्लाह खामेनेई रूस को पैगाम दे रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत ही अहम हैं जो आपने हमारे दर्शकों को बताई। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये सच्चाई और हकीकत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दुनिया भर में पहुंच सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।